उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के मायल थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाला नौशाद दुबई में रहकर ड्राइवर की नौकरी करता था। अच्छा खासा कमाता था और कमाई का कुछ पैसा अपने घर पर भेजा करता था। उसकी शादी 7 साल पहले रजिया सुल्ताना और सबीना से हुई थी, जिनके एक 6 साल की लड़की भी है। समय समय पर नौशाद छुट्टी लेकर दुबई से अपने घर पे आया करता था। एक बार वो जब छुट्टी लेकर अपने घर आया तो उसे कुछ शंका सी महसूस हुई कि उसके पीठ पीछे उसकी पत्नी रजिया सुल्ताना कुछ गलत कर रही है। जब उसने इस बात की छानबीन की तो उसे एहसास हुआ कि जो रिश्ते में लगने वाला उसका भांजा है रोमान, उसके साथ में रजिया सुल्ताना के अवैध संबंध है। रजिया सुल्ताना को उसने कई बार समझाया, न समझाने पर पंचायत बुलाई गई। पंचायत में भी उसको समझाया गया। पंचायत में जब रजिया सुल्ताना अपनी गलती स्वीकार की तो नौशाद ने उसको अपने साथ रहने के लिए हामी भर दी। नौशाद ने रजिया से कहा कि वह सब कुछ भूल कर फिर उसे अपना लेगा, लेकिन अब दोबारा से इस प्रकार की कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। रजिया सुल्ताना और सबीना ने भी इस बात पर हामी भरी और कुछ दिनों बाद ही नौशाद फिर दुबई अपने काम पर चला गया, जहां वो ड्राइवर की नौकरी करता था। लेकिन चूंकि एक बार मामला उजागर हो चुका था तो घर वालों की नजर भी रजिया सुल्ताना पर बराबर बनी हुई थी। रजिया सुल्ताना और सबीना ने नौशाद के जाने के बाद भी अपने भांजे रोमान से इश्क करना नहीं छोड़ा। उम्र में रजिया सुल्ताना रोमान से काफी बड़ी थी, लेकिन इश्क का खुमार इस तरह चढ़ा हुआ था कि किसी भी सूरत में रोमान को नहीं छोड़ना चाहती थी। घर में जब कोई नहीं होता था रोमान को बुला लेती थी या रोमान के साथ कहीं बाहर चली जाती थी। नौशाद के पिता की नजर बराबर रजिया सुल्ताना पर थी और रजिया सुल्ताना की हरकतों को नौशाद के पिता बराबर देख रहे थे और पल पल की खबर नौशाद को दुबई में दे रहे थे। नौशाद दुबई से फोन कर रजिया सुल्ताना से कहता है कि तुम्हें एक बार माफ कर चुका है, लेकिन तुम अभी भी नहीं सुधर रही हो। तुम्हारी जो हरकतें हैं उसकी जानकारी मुझे पल पल की मिल जाती है। अब की बार मैं जब छुट्टी पे आऊंगा तो तुम्हें देखता हूँ तुम कैसे नहीं मान रही हो। रजिया सुल्ताना को ये लगने लगा कि अब की बार अगर नौशाद आया तो शायद वो रोमान को ना बुला पाए या उसके साथ कुछ ऐसे घटना घटित हो कि नौशाद से ना मिल पाए। उसके साथ हो सकता है उसके ऊपर कोई पाबंदी लगा दी जाए, घर से ना निकलने दिया जाए, तो रोमान के बगैर कैसे रहेगी। यह सब विचार आते आते रोमान के और रजिया सुल्ताना के दिमाग में कुछ षड्यंत्र पकने लगा था। करीब 12 दिन पहले नौशाद दुबई से अपने गांव आया। गांव आने के बाद में रजिया सुल्ताना से उसकी बातचीत हुई, उसको समझाया। समझाने के बाद में माहौल को शांत किया। धीरे धीरे 2-3 दिन बीत गए। 2-3 दिन बीत जाने के बाद में एक रात जब नौशाद और परिवार के सभी लोग सो रहे थे तो जाग रही थी केवल रजिया सुल्ताना उर्फ सबीना, जो क्योंकि उसके शैतानी दिमाग में कुछ षड्यंत्र चल रहा था, इसलिए उसकी आंखों में नींद नहीं थी। जब उसने देखा कि परिवार के सभी लोग गहरी नींद में सो चुके हैं, यहाँ तक कि नौशाद भी गहरी नींद में सो चुका है, तो उसने चुपके से फोन किया अपने प्रेमी, अपने भांजे रोमान को, जो कि अपने एक मित्र हिमांशु के साथ में एक बोलेरो कार से वहां पर आया। हिमांशु को बाहर खड़ा कर रोमान रजिया सुल्ताना के कमरे में पहुंचता है, जहां पर नौशाद गहरी नींद में सो रहा होता है। नौशाद को ये इल्म नहीं था, ये पता नहीं था कि मौत उसके आसपास नाच रही है और मरवाने वाला कोई और नहीं, उसकी ही पत्नी है। वो अपनी मौत के चक्रव्यूह में फंस चुका था। जैसे ही रोमान ने घर के अंदर उस कमरे में कदम रखा, रजिया सुल्ताना ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और रोमान सोते हुए नौशाद की छाती पर बैठकर उसका गला दबाने लगा, जिससे नौशाद जाग गया तो दोनों के बीच में हाथापाई होने लगी। जब रजिया सुल्ताना ने देखा कि हाथापाई में नौशाद चूंकि थोड़ा ताकतवर था रोमान की अपेक्षा, तो नौशाद जब रोमान पर भारी पड़ने लगा तो रजिया सुल्ताना ने एक बट्टा, जिससे पत्थर पर घिसकर चटनी पीसी जाती है, पत्थर का एक टुकड़ा होता है पट्टा, उससे नौशाद के सर पे दे मारा। हमला बहुत तेज था, नौशाद फड़फड़ा कर वहीं पर गिर गया। इसके बाद रजिया सुल्ताना ने अपने हाथों से अपने पति को उस बट्टे से बेदम कर दिया। वो उसे तब तक मारती रही जब तक कि उसकी सांसें नहीं थम गईं। जब मारने के बाद में वो हैवानियत का तूफान थमा, तब उन्हें ये एहसास हुआ कि मार तो दिया है, लेकिन अब इसको ठिकाने कैसे लगाया जाए। ठिकाने लगाने के लिए एक सूटकेस की व्यवस्था की गई। नौशाद को तोड़ मरोड़ कर सूटकेस में डालने की कोशिश की गई, पर सूटकेस छोटा होने के कारण वह उसमें नहीं घुस पाया। तब उसकी पत्नी को ख्याल आया कि
नौशाद जब दुबई से आया है तो अपने साथ में एक बड़ा बैग लेके आया था, जिसमें अपने बीवी के लिए कपड़े, बच्चों के लिए खिलौने कपड़े और परिवार वालों के लिए कपड़े लेके आया था। उस बैग का इस्तेमाल किया गया, हाथ पांच तोड़ मरोड़ कर उस बैग में उसको भरा गया। लेकिन नौशाद चूंकि खट्टा कट्टा व्यक्ति था तो उसका जो कमर अमर थी वो बाहर निकल रही थी। तो उस सूटकेस में भरने के बाद में, ट्रॉली बैग में भरने के बाद में भी उसकी लाश को एक बोरे में भरा गया। बोरे में भरने के बाद में दोनों लोगों ने मिलकर कमरे में खून साफ किया। खून साफ करने के बाद में रोमान ने हिमांशु को भी अंदर बुलाया, क्योंकि उस बोरे को उठाना उसके अकेले के बस की बात नहीं थी। और चुपचाप बोलेरो में रखकर पूरे शहर का चक्कर लगाते रहे, क्योंकि जहां जहां वो जा रहे थे सुबह का समय हो चुका था, तो लगभग हर जगह चहल पहल थी। घर से लगभग 60 किलोमीटर जाने के बाद में जहां एक सुनसान जगह मिलती है, वहां पर जाकर उस बोरे को वो फेंक देते हैं और अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। सबीना भी अपने कमरे में सब साफ सफाई कर, खून साफ कर सो जाती है। और जिस वक्त वो इस वारदात को अंजाम दे रही थी, तो बगल वाले कमरे में ही उसके ससुर उसकी बेटी के साथ सो रहे थे, जिनको भी किसी भी प्रकार की भनक नहीं लगी। इसी बीच किसी ने पुलिस को खबर कर दी कि संदिग्ध अवस्था में एक बोरा पड़ा हुआ है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो देखती है, बोरे को जब खुलवाती है तो उसमें एक ट्रॉली बैग था और ट्रॉली बैग में एक लाश थी। चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, कुछ ना कुछ चोरी के निशान छोड़ जाता है। उसी प्रकार दोनों लोगों ने प्लानिंग तो बहुत अच्छी की थी, लेकिन ये भूल गए थे कि उस सूटकेस में एक क्यूआर कोड लगा होता है, क्योंकि जब कोई विदेश से आता है तो एयरपोर्ट अथॉरिटी उस पर एक क्यूआर कोड लगा देती है, जिस पर उस व्यक्ति की पूरी जानकारी होती है। और उसी बैग में एक खाने में जो चैन वाला होता है, उसमें उसका पासपोर्ट था, जिसके आधार पर पुलिस नौशाद तक पहुंच जाती है, नौशाद के घर तक पहुंच जाती है। जब पुलिस घर वालों को खबर बताती है कि नौशाद की लाश फला जगह पर मिली है, तो रजिया सुल्ताना दहाड़े मारकर रोने लगती है। घर में कोहराम मच जाता है कि अभी अभी तो लड़का आया है और हफ्ते बर्बाद ही दुबई जाना है, उसकी किसी से दुश्मनी भी नहीं है, आखिर किसने उसका मर्डर कर दिया। लेकिन यूपी में इस तरह की घटनाएं घटित हो चुकी हैं, तो पुलिस को शक तुरंत उसकी पत्नी की ओर जाता है। वो तुरंत कमरे की तलाशी लेने के लिए पुलिस वालों को भेजते हैं। तो रजिया सुल्ताना उनको दरवाजे पर रोक लेती है और बार बार एक ही बात कहती है कि मेरे पति का मर्डर हो गया है और आप लोग उसकी लाश दिखाने की बजाय मेरे कमरे की तलाशी ले रहे हैं। वो एक बखेड़ा खड़ा करने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस की शक्ति के आगे टूट जाती है। जब पुलिस वाले कमरे के अंदर दाखिल होते हैं तो देखते हैं कमरे में जगह जगह पर खून के निशान थे, कपड़ों पर भी खून के निशान थे। पुलिस को तुरंत शक हो जाता है और रजिया सुल्ताना को गिरफ्तार कर लेती है। जब अपने तरीके से पूछताछ करती है तो रजिया सुल्ताना पूरा गुनाह कबूल कर लेती है और बताती है कि किस तरह से उसने नौशाद की हत्या की और रोमान किस तरह उस हत्या में शामिल था। रजिया सुल्ताना को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन रोमान और हिमांशु इसमें फरार हैं। अभी तक पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इसी बीच में जब नौशाद की बहन से बात की गई तो नौशाद की बहन का सिर्फ एक ही कहना था कि जान के बदले जान, जिन लोगों ने उसके भाई को मारा है उन्हें फांसी होनी चाहिए। रजिया सुल्ताना को भी फांसी होनी चाहिए, रोमान को भी फांसी होनी चाहिए। उनकी सिर्फ एक ही मांग है सरकार से, कानून से, कि जान के बदले जान। इसके अलावा वो किसी भी चीज में समझौता नहीं करेंगी। ये इस तरह की मांग उनके परिवार वाले नौशाद की बहन कर रही है। आगे हिमांशु और रोमान पकड़े जाते हैं या फरार हो जाते हैं। कहानी को जानने के लिए, कहानी में अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यार दें, ताकि इस तरह की होने वाली सामाजिक कुरीतियों को एक कहानी के माध्यम से आपके पास लाता रहूं, जिससे आप जानकार भी रहें और सचेत भी रहें अपने आसपास होने वाली घटनाओं से। फिर मिलते हैं एक नई कहानी पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।